नहीं। तो अगर आपको ध्यान होगा, रोशन सर ने करंट का क्लास लिया था, कोडिफिकेशन ऑफ लेबर लॉ पर किया था। क्यों क्यों? अब जब ये नहीं पता हो, जो भी शाम में करंट के क्लास होते हैं, थोड़ा सा ही मॉक इंटरव्यू के कारण पिछले वीक नहीं हुआ, या हो सकता है अगले कुछ वीक डिस्टर्ब रहे। करंट के क्लास अनिवार्यतः करने हैं, ठीक है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि रोशन सर ने कोडिफिकेशन ऑफ लेबर लॉ को डिस्कस किया था, और इंडियन एक्सप्रेस में देखें, इकोनॉमी के पेज पर पहला है, लेबर कोड्स डेंट इंडिया इनकॉर्पोरेट Q3 प्रॉफिट्स, IT कंपनीज विटनेस मार्जिन प्रेशर। यहां पर अगर आप जाकर के देखें तो लेबर कोड कैसे अफेक्ट कर रहा है कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी को, और लेबर कोड के कारण किस प्रकार के प्रेशर को फेस किया जा रहा है, किसके द्वारा? IT कंपनीज के द्वारा। यह आलेख उसके ऊपर है। दूसरा अगर आप जाकर के देखें, आपके लिए जो महत्वपूर्ण है, इंडिया US ट्रेड नेगोशिएटर्स रिटर्न टू द टेबल आफ्टर क्रिसमस ब्रेक। अभी आपको पता है कि इंडिया और अमेरिका के बीच रस्साकसी चल रही है, नहीं? टैरिफ वार वाली स्थिति है, टैरिफ वार वाली स्थिति है, नहीं? लगातार अमेरिका का प्रेशर इंडिया पर बढ़ रहा है, नहीं? और अमेरिका चाह रहा है कि उस प्रेशर को बिल्डअप करवा के इंडिया को बार्गेन किया जाए और अपने टर्म एंड कंडीशन पर इंडिया के साथ ट्रेड डील फाइनलाइज किया जाए। और अगर अमेरिकन कंडीशन पर यह ट्रेड डील होता है तो इंडिया की बर्बादी तय है। बातें समझ में आई? नहीं? तो यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है कि क्यों इंडिया अमेरिकी शर्तों पर राजी नहीं है, और इसके कारण अमेरिका और इंडिया के बीच जो डिस्प्यूट्स इमर्ज कर रहे हैं, उस डिस्प्यूट्स को इंडिया किस तरीके से मैनेज कर रहा है। जो प्रेशर बिल्डअप हो रहे, उस प्रेशर को इंडिया किस तरीके से मैनेज कर रहा है, ये चीजें वहां पर मौजूद हैं, नहीं? तो वहां पर अगर आप जाकर के देखेंगे, कई प्रकार की स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब अगर सोचिएगा नहीं, तो जब आप सोचिएगा नहीं तो क्या होगा, नहीं? तो एब्रप्टली सोचिएगा, अमेरिका को बतला देंगे चाइना और रसिया से हाथ मिला के, नहीं? एक समुदाय है, नहीं, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है, जिस पॉलिटिकल कम्युनिटी को भक्त के नाम से संबोधित किया जाता है, वह पॉलिटिकल कम्युनिटी सोचती नहीं है, सोचने समझने में सक्षम नहीं है। वह यह सोचने समझने में सक्षम नहीं है कि यू कांट रिप्लेस अमेरिका बाय चाइना एंड रसिया, नहीं? अमेरिका की कीमत पर चीन और रूस को प्रीफर करने के अपने खतरे हैं। ये बातें समझनी होंगी, नहीं? मां को पिताजी के जरिए रिप्लेस किया जा सकता है? बतलाइए। नहीं रिप्लेस किया जाए, क्योंकि मां जो देती है वह पिताजी
नहीं दे सकते, और पिताजी जो देते हैं मां नहीं दे सकती। ठीक है, और इसीलिए आप देखेंगे सिंगल पेरेंटिंग की अपनी अलग समस्या है। जो सिंगल पेरेंटिंग डिवोर्स की पृष्ठभूमि में लगातार बढ़ रही है, ये चीजें महसूस करने की चीज। तो अमेरिका के साथ भारत का व्यापार सरप्लस की स्थिति में है, ट्रेड सरप्लस की स्थिति में है, और यह ट्रेड सरप्लस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लगभग $45 बिलियन के आसपास था। $45 बिलियन। और अगर आप जाकर के देखें तो चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है $99 बिलियन का था। रसिया के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है, रसिया के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वह करीब करीब $65 बिलियन के आसपास का था। नहीं तो क्या आपको लगता है कि ऐसे कंट्री जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, नहीं, उस कंट्री को हम ट्रेड डेफिसिट वाली कंट्री के जरिए रिप्लेस कर सकते? नहीं। तो शॉर्ट टर्म तो कोई स्ट्रैटेजी आपके पास नहीं है। स्ट्रैटेजी जब भी होगी तो लॉन्ग टर्म होगी। शॉर्ट टर्म में आपको हर स्थिति में अमेरिका को मैनेज करना है, और अमेरिका को मैनेज करते हुए आपको डैमेज को क्या करना है, मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। और लॉन्ग टर्म में इंडियन एक्सपोर्ट की अमेरिका पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना होगा, क्योंकि जब तक यह डिपेंडेंसी बनी रहेगी अमेरिका का बार्गेनिंग पावर क्या होगा, अमेरिका का बार्गेनिंग पावर मजबूत रहेगा, तब तक मजबूत रहेगा। और अगर यह डिपेंडेंसी कम करनी है तो उसके लिए आवश्यकता किस बात की है, उसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें। नहीं, नए बाजारों में भारतीय निर्यात के लिए संभावनाओं की तलाश की जाए और भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाए ताकि अमेरिका पर निर्भरता को कम किया जा सके। और यह काम विशेष रूप से उन एक्सपोर्टिंग आइटम्स के कंटेक्स्ट में हमें करना होगा जिन्हें हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, तब नो एग्जैक्ट इंपैक्ट होगा और डिपेंडेंसी कम होगी। आप निर्यात को डाइवर्सिफाई करते रहे, नहीं, लेकिन उन आइटम्स के संदर्भ में उन आइटम्स के एक्सपोर्ट के संदर्भ में अमेरिका पर आपकी डिपेंडेंसी बनी रहे जिन्हें आप अमेरिका को एक्सपोर्ट करते, तो अमेरिका का बार्गेनिंग पोजीशन तो मजबूत ही बना रहेगा। एंड एट द सेम टाइम हमें एक बात और समझना होगा, देख, और वह क्या समझना होगा, देवयानी खोब्रेगडे नाम सुना है? नहीं सुना है? सुने तब। अभी कुछ समय पहले, पिछले साल, अगर आपको याद हो तो लगभग 238 भारतीयों को जंजीरों में जकड़ करके भारत भेजा गया था, अमेरिका के द्वारा डिपोर्ट किया गया था, नहीं? और जंजीरों में इस कदर जकड़ा गया था मानो वो सलूक जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता। आज के डेट में एनिमल राइट्स का दौर है या नहीं है? नहीं, अगर जानवरों के साथ भी उस तरह का सलूक आप करेंगे तो तुरंत एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं, मेनका गांधी जैसे लोग तुरंत क्या होंगे? कुत्ता वाले प्रकरण में ध्यान है ना, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद क्या बवाल हुआ और फिर क्या सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना पड़ा, या नहीं ध्यान है? देख, इंडियन गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया क्या रही?
और अभी जिस पॉलिटिकल कम्युनिटी की बात कर रहा था, वह पॉलिटिकल कम्युनिटी किसके साथ खड़ी रही? उन्हें क्रिमिनल बताती हुई अमेरिकन एक्ट को जस्टिफाई करती रही है? और भारत सरकार की चुप्पी को उसने जस्टिफाई करने का काम किया। देवयानी प्रकरण में क्या हुआ था? मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, समझे, और इंडियन डिप्लोमेट अमेरिका में देवयानी खोब्रेगडे थे। उनको अमेरिकन पुलिस ने हिरासत में ले लिया, ठीक। इस पर बवाल मचा। और मनमोहन सिंह के बारे में क्या आप लोग जानते हैं? कुछ परसेप्शन है या नहीं है? क्या परसेप्शन है? कैसे प्रधानमंत्री के रूप में उनकी छवि कैसी थी? नहीं, मतलब सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में उनकी छवि निर्मित की गई कि भारत को इतना कमजोर प्रधानमंत्री अब तक नहीं मिला, यही कहा गया ना। और यूपीए की सरकार को मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया कहा गया, ठीक है। देखिए, भले लोग जो होते हैं ना, उनकी पीड़ा दोहरी होती है। भले लोगों की स्थिति उस कुतिया के समान होती है जिस पर कोई भी दो फैट चला के, 2 लाख चला करके बगल से निकल जाता है। काटने वाली जो कुतिया होती है उस पर 2 फैट या 2 लाख चलाते हैं? नहीं चलाते हैं। तो बेचारे भले आदमी थे। लेकिन देवयानी प्रकरण में जब अमेरिका का यह एक्शन होता है तो उनका रिएक्शन क्या था जानते हैं? उन्होंने अमेरिकन सरकार से बात की। जब अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा रहा तो दिल्ली स्थित अमेरिकन एम्बेसी जो है ना, उन्होंने उसके बिजली और पानी दोनों के कनेक्शन को काटने का आदेश दिया। और जैसे बिजली और पानी का सप्लाई बंद हुआ अमेरिकन एम्बेसी में, ठीक है, 24 घंटे के अंदर अमेरिका घुटनों के बल आ गया। अब जाके, अभी तो दौर डिजिटल फेज है, आप जाकर के देवयानी प्रकरण में पढ़ें कि मैं जो आपको सूचना दे रहा हूं वो सूचनाएं सही है या वो सूचनाएं गलत है। और केवल उसी की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा इंडो अमेरिकन न्यूक्लियर डील के बारे में सुना होगा आपने, नहीं? कितने साल लगे उस डील को फाइनलाइज करने में, और क्यों डिले हुआ इंडो अमेरिकन न्यूक्लियर डील में? क्या आपको पता है? अमेरिका के तमाम दबाव के बावजूद तत्कालीन भारत सरकार, जिसका नेतृत्व मनमोहन सिंह कर रहे थे, उन्होंने उस डील को तब तक अप्रूवल नहीं दिया जब तक कि भारत की शर्तों को अमेरिका ने स्वीकार नहीं किया। और उस प्रेशर टैक्टिक्स का परिणाम यह रहा कि अमेरिका को भारत की शर्तें स्वीकार करनी पड़ी, तब जाकर के वो न्यूक्लियर डील फाइनलाइज हुआ। ये बात मैं इसलिए कह रहा क्योंकि इस बात को समझे कि ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, और ग्लोबलाइजेशन जो है, वैश्वीकरण की जो संकल्पना है, वह इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी की अवधारणा को लेकर के सामने आती है। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी है, आर्थिक परस्पर निर्भरता है। नेशनल इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर रही है, और दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक दूसरे के बिना दोनों में से किसी का काम नहीं चल सकता।
तो हमें और हमारी सरकार को एक बात और समझनी होगी, अमेरिका और भारत के ट्रेडिंग रिलेशन को आप देखें तो यह ट्रेडिंग रिलेशन लगभग कितने का है? कभी चाइना मार्जिनली अहेड होता लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में, और कभी अमेरिका अहेड होता चाइना से। मतलब मोटा मोटी कह लें लगभग 125 से 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रेड हमारा अमेरिका के साथ होता है। नहीं, क्या आपको लगता है कि अमेरिका को ही भारत की जरूरत, भारत को ही अमेरिका की जरूरत है, या अमेरिका को भी भारत की जरूरत है? नहीं, मोटा मोटी अगर आप लेकर के चले तो इंडिया के ट्रेड के कंटेक्स्ट में बात करें तो करीब करीब हमारा एक्सपोर्ट 80 बिलियन प्लस का है अमेरिका के साथ, और हमारा इंपोर्ट अमेरिका से करीब करीब 40-45 बिलियन के आसपास है। नहीं, सवाल यह उभर करके सामने आता कि दो चुनौती तो अमेरिका के सामने भी है या नहीं है? क्या अमेरिका इमीडिएट अपने एक्सपोर्ट मार्केट में भारत का रिप्लेसमेंट ढूंढने की स्थिति में है? यह पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न, सोर्स ऑफ इंपोर्ट के रूप में भी क्या अमेरिका इंडिया के रिप्लेसमेंट को ढूंढने की स्थिति में है? यह दूसरा प्रश्न है। और इस बात को समझना होगा आपको। तीसरी चीज, क्या आपको लगता है कि अमेरिका हमारे उत्पादों को लेकर हम पर उपकार कर रहा है, हमें ऑबलाइज कर रहा है? हमारा अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट ज्यादा इसलिए है, उसके पीछे रीजन है। हमारा वह एक्सपोर्ट ज्यादा इसलिए है क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एज की स्थिति में हैं अमेरिकन मार्केट में। अमेरिका अगर उन्हीं उत्पादों को अन्य देशों से ले तो उसे अधिक पे करना होगा। तो ऐसा नहीं कि जिस तरह मैंने कहा कि हमारे पास अमेरिका के विकल्प नहीं हैं, उसी तरह अमेरिका के पास भी हमारे विकल्प नहीं है। ये बातें समझ में आई? और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये इसलिए दिया कि जाके पढ़िए, ये इशू पिछले साल भर से चल रहा है, और जब तक ट्रेड डील नहीं हो जाता तब तक ये ट्रेड इशू चलेगा। पीटी में भी जाकर के देखे प्रश्न यहां से पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए। एटलीस्ट 2 से 3 प्रश्न जो हैं, कई बार 4 प्रश्न भी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से पीटी में पूछे जाते हैं, और वो ऐसे प्रश्न नहीं है जिसको आप आसानी से हल कर सके। वो किसी मैगजीन के सहारे आप हल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पेपर से गुजरना ही होगा, इकोनॉमिक सर्वे से गुजरना ही होगा। ये समझने की जरूरत है। तो अब अगर मैं बात करूं तो एक और बात करूंगा। अमेरिका टैरिफ बढ़ा करके 500% कर दे, अभी चर्चा आ रही है ना, धमकी आई ना, नहीं समझे? और हमेशा ध्यान रखिए, मुझे एक प्रकरण याद आता है, समझे? ये 2016 की बात है। तो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी इंपोज की गई थी, और मेरे ख्याल से 10 नवंबर के आसपास अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का 2016 में रिजल्ट आया था, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किए गए।
तो हमारा एक छोटा भाई है जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैमिल्टन में प्रोफेसर है, जूनियर है। तो उसने कॉल किया तो मैंने कहा अभिषेक बहुत बहुत मुबारक हो। तो उसने पूछा कि भैया किस बात के लिए? तो हमने कहा कि तुमने साबित कर दिया, ग्रीन कार्ड होल्डर है, हमने कहा कि तुमने यह साबित कर दिया कि तुम अमेरिका हो। पूछा कैसे? तो मैंने कहा हमने अगर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना तो तुम लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को चुना, बर 20 ही 20 ही 20, हम 21 बार ही 30। समझे? और मेरी इस टिप्पणी के जिसको समझने की कोशिश कीजिएगा और एक साइकोलॉजी को समझिए। एक मर्डरर किसी का मर्डर करने जाता है, आप मर्डर कर सकते किसी का? क्यों? माइंडसेट नहीं है का मतलब अकारण हो तब हिम्मत नहीं है। नहीं, हिम्मत क्यों नहीं है? सही कहा आपने, हिम्मत क्यों नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर मैं जानना चाहूंगा। रीजन? हाँ, जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जरूरत भी हो, बात कारण भी हो, जरूरत भी हो। क्या? सेल्फ डिफेंस में अब फिर बात को घुमाओ नहीं, जो स्ट्रेट प्रश्न पूछा। दरअसल कोई हत्यारा अगर किसी की हत्या करने जाता है ना, तो पहले वो अपनी जान को दांव पर लगाता है। बिना अपनी जान को दांव पर लगाए आप दूसरे की जान नहीं ले सकते हैं। ऐसा है या नहीं? ऐसा है या नहीं? नहीं। जिसने इंदिरा गांधी की हत्या की, नहीं, बेअंत सिंह और केहर सिंह, नहीं, तो जब उसने भारत के प्रधानमंत्री को गोलियों से भूना तो उसे यह पता था कि नहीं कि मेरी भी जान जा सकती है वहीं पर? नहीं, तो पहले उसने अपनी जान दांव पर लगाई ना। जिस नलिनी ने राजीव गांधी को उड़ाया, उस नलिनी ने अपनी जान को दांव पर लगाया ना, तब ने उसने खुद को ह्यूमन बम में तब्दील किया। नहीं, तो जिन्हें अपनी जान प्यारी है ना, गलती से हो जाए बात अलग है, लेकिन वो मर्डर नहीं कर सकते। मैंने ये बात यहां पर क्यों की? समझ? ट्रंप जो है, अब जिस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं उसको आंसर में नहीं लिखिएगा। ट्रंप जो है पागल है, एग्जैक्ट पगलेट के, और मैं प्रूफ दूंगा। समझ? गांव वगैरह में झगड़ा होता है तो नोटिस किए, जो उल्टी खोपड़ी का होता क्या कहता है? हम बर्बाद होंगे तो होंगे, तुमको भी बर्बाद कर देंगे। नहीं, मुझे ध्यान है अपने बचपन में एक बार हमारे दयाद में कोई था, तो उसने कहा पिताजी को कि तोरा से लड़े ला 2 कट्ठा बेचैयो के पड़ते तो बेचबै, लेकिन लड़बै। तो पिताजी ने कहा कि तोरा 5 कट्ठा छबे करो, अगर तो बेचे ले तैयार छे तो 2 कट्ठा की 5 कट्ठा बेचवाई देबो। इस बात को समझिए। 500% आप टैरिफ लगा दें, भारत प्रभावित होगा, नहीं होगा ये बात नहीं, लेकिन क्या अमेरिका अप्रभावित रहेगा? अमेरिका क्या उससे अप्रभावित रहेगा? अमेरिकी उपभोक्ताओं के पास 2 विकल्प होंगे, या तो
हायर टैरिफ के कारण वह महंगे भारतीय उत्पादों को खरीदे, तो सफरर वहां कौन होंगे? अमेरिकी कंज्यूमर, या फिर वह भारतीय उत्पाद के जो वैकल्पिक उत्पाद हैं, अन्य देशों के उत्पाद जो अपेक्षाकृत महंगे हैं, उनको खरीदे। और दोनों ही स्थितियों में सफरर कौन होंगे? अमेरिकी कंज्यूमर नहीं। और अगर वो सफर करेंगे तो उनका इकोनॉमिक कॉस्ट और उसका पॉलिटिकल कॉस्ट किनको भुगतना होगा? अमेरिका को भुगतना होगा, और पॉलिटिकल कॉस्ट ट्रंप को भुगतना होगा। अब मेरी बातें समझ में आई या नहीं? इसलिए अगर ध्यान होगा तो 9 अप्रैल 2024 से हायर टैरिफ जो इंपोज किया गया, अमेरिका के द्वारा घोषणा की गई, आप देखेंगे कि 9 अप्रैल के शाम तक होते होते उसको विड्रॉ करना पड़ा अमेरिका को, क्योंकि अमेरिकन कॉरपोरेट्स का प्रेशर बढ़ा और तीखी प्रतिक्रिया अमेरिकन कॉरपोरेट्स ने वहां पर दी। अब बातें समझ में आई है? तो ये गुना गणित आपको समझना होगा ना, या नहीं समझना होगा? बिना उसको समझे आप कनेक्ट कर सकते। अब फिर एक छोटी सी बात कह रहा हूं, और थोड़ा सा हाथ हुथ चलाइए ना, प्रवचन नहीं दे रहा हूं, मतलब इसी पेपर के बहाने, और मेरी चर्चाएं ऐसे ही होती हैं, ठीक है? इसी पेपर के बहाने एक राउंड जो है इंडो अमेरिका को डील कर लिया। ट्रंप ने डिफरेंट देशों के अगेंस्ट रिटेलिएटरी टैरिफ इंपोज किया, हायर टैरिफ इंपोज किया। उसके पीछे तर्क क्या था, बतलाएंगे कोई? कुछ तर्क दिए थे? उन्होंने दिया था कि जो एक्सपोर्ट है, जो डंपिंग होता है, उसको कम करना है, जो अमेरिका में जो चीप रेट पे आते हैं। दूसरा, वही तो बार्गेनिंग पावर रखना चाहते थे। और तीसरा बोले थे कि जो अमेरिकन जॉब क्रिएशन करना है और मेक अमेरिका, ये सब टाइप का बेसिकली देखें, उनका तर्क ये था कि हम इन देशों, अदर जो भी तर्क थे, मूल तर्क यह था कि हम इन देशों के उत्पादों पर अपने यहाँ 3% 4% हम कर लगाते हैं, और हमारे उत्पादों पर ये देश जो है कई गुना ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं। तो अब हम भी उतना टैरिफ लगाएंगे नहीं, एटलीस्ट जितनी टैरिफ हमारे एक्सपोर्ट पर ये लगाते हैं, कम से कम उसकी आधी टैरिफ हम भी लगाएंगे। नहीं, अब आप एक बार सोच करके देखें, अब एक बार यहां पर सोच करके देखें, सोचने की जरूरत है। सोचने की जरूरत यह है कि लॉजिकली तो लग रहा होगा कि वो सही कह रहे हैं या नहीं सही कह रहे हैं, नहीं? लेकिन सवाल यह उठता, इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन है? WTO। जो भी टैरिफ लगाया जा रहा है, चाहे अमेरिका के द्वारा लगाया जाए या डेवलपिंग कंट्री के द्वारा अमेरिकन प्रोडक्ट पर लगाया जाए, जो भी टैरिफ रिजिम काम कर रहा था, वो WTO के रूल एंड रेगुलेशन के अनुरूप ही। ऐसा तो नहीं है ना कि विकासशील देशों ने, डेवलपिंग कंट्रीज ने WTO के रूल और रेगुलेशन को वायलेट करते हुए अमेरिकन प्रोडक्ट पर टैरिफ इंपोज किए, हायर टैरिफ इंपोज किए, नहीं? तो सवाल यह उठता है कि ट्रंप की यह प्रतिक्रिया क्या यह नहीं बतलाती है कि WTO रिजिम को भी अमेरिका रिजेक्ट कर रहा है?
जिस WTO को ढाल बना करके उसने विकासशील देशों तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करने का प्रयास किया, नहीं। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखा जाए तो दूसरी बात आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि दोनों जगह के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को आपको समझना होगा। अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर फिस्कल रिफॉर्म जो है सैचुरेशन पॉइंट पर है, लोअर टैरिफ रिजिम है। भारत या अदर डेवलपिंग कंट्री जो हैं वहाँ पर अगर आप जाकर के देखें तो फिस्कल रिफॉर्म जो है इन द मिड प्रोसेस है, और वहाँ पर हायर टैरिफ उनकी नीड और रिक्वायरमेंट है। तभी तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट WTO रिजिम में किया गया है या दिया गया है डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच। मेरी बातें समझ रहे हैं ये? नहीं। तो सवाल यहाँ पर यह उभर करके आता है कि जब इसके कंटेक्स्ट में अमेरिकन रिटेलिएटरी एक्शन को देखते हैं तो वो वाजिब लगता है या वो गैर वाजिब लगता है? अब मेरी बातें समझ में आई? तो इस लार्जर पर्सपेक्टिव में रख करके चीजों को देखने की कोशिश करनी है। अमेरिका गुस्सा क्यों है? आप में से कोई बतला सकते? भारत से उसकी नाराजगी किस कारण से? सर जियोपॉलिटिकल रीजन है, इकोनॉमिकल रीजन सर दूसरा है। जियोपॉलिटिकल रीजन है। क्या जियोपॉलिटिकल रीजन? वो एक तरह से इंटरफेयर करना चाहते थे ट्रम्प के मामले में जो कलेक्टर था, और उसके क्रेडिट लेना चाहते थे, और उन्होंने ये मीडिया में ऑफिशियली इंडिया की तरफ से आया कि इसमें कोई मीडिएशन नहीं है अमेरिका का, तो ये बफर करेगा इसी तरह से। अब देखिए, वहां पर इंडियन गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। जो पाकिस्तान वाला मसला है, समझे, वो भारत सरकार की सफेद झूठ है, मेरी जो समझ करती है। एक चीज बुर्बक हो तुम लोग, समझे, मूल प्रश्न समझे। एक तो भारी बेवकूफ है ट्रंप, मतलब रियल सेंस में मैं कह रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज अगर आप देखें तो बेसिकली अगर आप जाकर के देखें तो एक समस्या पॉलिटिकल है ट्रंप की। थोड़ा सा जिस समय प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाला माहौल था, जिस तरह से मोदी ने ट्रंप को ट्रीट किया, इग्नोर किया, उसके कारण गहरी नाराजगी थी। यह दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। और जो मूर्ख आदमी होते हैं ना, समझे, उनमें प्रचंड अहम होता है। इस चीज को समझिए। तीसरी चीज अगर आप जाकर के देखें तो अमेरिका के एक जेन्युइन कंसर्न है राइजिंग ट्रेड डेफिसिट, राइजिंग बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट। भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार का घाटा जो है अमेरिका का लगातार बढ़ रहा है। ये जेन्युइन कंसर्न अमेरिका का है, ठीक है। चौथी चीज जो है, अमेरिका अभी जो है गलतफहमी में जी रहा है। वह इस गलतफहमी में है कि आज की दुनिया 1960, 1970 और 1980 के दशक की दुनिया है, और आज का भारत 1960, 1970 के दशक का भारत है। बातें समझ रहे? वो इस गलतफहमी में है कि हम अमेरिकन ग्लोरी को रिवाइव करेंगे। इस गलतफहमी में वो है। वो ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि ठीक है, सोवियत संघ नहीं रहा, लेकिन अब की चुनौतियां कहीं ज्यादा गंभीर हैं।
नहीं, कन्फ्रंटेशन पे नहीं करेगा, इंगेजमेंट पे करेगा। कन्फ्रंटेशन पे नहीं करेगा, इंगेजमेंट पे करेगा। प्रेशर उतना ही बढ़ाइए जितना बर्दाश्त करना संभव हो, और इससे पहले कि प्रेशर काम करना बंद करे, जरूरत होती है उसको कैपिटलाइज करने की। और कैपिटलाइज करने के लिए क्या करना होगा? निगोशिएशन। नेशनल मूवमेंट में गांधी को देखे, प्रेशर जब पीक पर होता था तो अक्सर गांधी कॉम्प्रोमाइज की मुद्रा में आ जाते थे या नहीं, क्योंकि गांधी जानते थे कि अगर अभी इसको कैपिटलाइज नहीं किया तो क्या होगा। अगर कैपिटलाइज नहीं किया तो आंदोलन मोमेंटम लूज करेगा और फिर हमारे लिए कुछ हासिल करना मुश्किल होगा। याद करें, अन्ना आंदोलन को याद करें, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट जो था, प्रेशर मैक्सिमम था, प्रेशर मैक्सिमम था जब दिल्ली में उनका आंदोलन चल रहा था। वो मैक्सिमम प्रेशर था, वहीं पर उनको चीजों को कैपिटलाइज करवाना चाहिए था। नहीं, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं समझा। पता चला फिर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए वो मुंबई के आजाद मैदान चले गए, और ऐसे समय को चुना जैसे भारी ठंड का समय, नहीं, जहां पर पता चला उनको पब्लिक रिस्पांस नहीं मिला, और पब्लिक रिस्पांस नहीं मिला, मसला खत्म। बातें मेरी समझ में आई या नहीं? तो मेरे कहने का यह मतलब है कि इस बात को हमें समझना होगा, इस बात को अमेरिका को समझना होगा। नेशनल सॉवरेनिटी के प्रति अमेरिका को रिस्पॉन्सिव होना होगा, चाहे वो मसला वेनेजुएला का मसला हो, चाहे वो मसला भारत का मसला हो, चाहे वो मसला किसी और देश का मसला हो। अभी विश्वजीत ने रीजन में रखा और आपने भी रेफर किया डी-डॉलराइजेशन, ठीक है। अब दो प्रश्न मेरे हैं, सही मसला आपने उठाया, समझे, और मैं थोड़ा सा जब चर्चा कर रहा हूं, बिल्ली के गले में घंटी बंधनी चाहिए। चूहों की बैठक हुई, चूहों ने निर्णय लिया कि बिल्ली के गले में घंटी बंधनी चाहिए। ये बिल्ली कौन है? अगर मेटाफोर जो यूज कर रहा हूं, बिल्ली अमेरिका है, और चूहे जिनकी बैठक हुई वे चूहे कौन है? ब्रिक्स कंट्रीज, नहीं, रूस है, चीन है। और ये मत सोचिएगा कि मैं डिमीन कर रहा हूं, मेटाफोर के जरिए कई बार चीजों को समझना क्या होता, आसान हो जाता। तो रूस है, चीन है, ब्राजील है, भारत है, दक्षिण अफ्रीका है। अब तो ऐसे 10 सदस्यों की संख्या 10 पहुंच चुकी है, 5 और देश शामिल हो गए। नहीं, तो इस पर सहमति है कि बिल्ली के गले में घंटी बंधनी चाहिए। लेकिन अगला प्रश्न आता है, घंटी बांधने की प्रक्रिया भी निर्धारित तो हो चुकी है, लेकिन अगला प्रश्न आता है कि यह घंटी बांधेगा कौन? नहीं, तो और देश अपेक्षा करेंगे घंटी चीन बांधे, चीन अपेक्षा करेगा रूस बांधे, रूस अपेक्षा करेगा ब्राजील बांधे, ब्राजील अपेक्षा करेगा भारत बांधे। बातें मेरी समझ रहे हैं? नहीं, क्योंकि कोई अमेरिका के साथ पंगा नहीं लेना चाहता। अमेरिका के साथ जो उसके इंटरेस्ट हैं, चाहे वो ट्रेडिंग इंटरेस्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट हो, कोई अपने इंटरेस्ट के साथ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। कोई डायरेक्टली अमेरिका के साथ कन्फ्लिक्टिंग मोड में जाना नहीं चाहता। जैसे हम लोग भी कहते हैं, आज देश को भगत सिंह की जरूरत है या नहीं? बतलाइए।
आज देश को भगत सिंह की जरूरत है या नहीं? हाँ या ना? जरूरत है। लेकिन वो भगत सिंह हमारे घर में नहीं पैदा हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो। क्योंकि भगत सिंह हमारे घर में पैदा होगा तो उसकी कीमत होगी, उसकी कीमत चुकानी होगी और हायर प्राइस उसका पे करना होगा। हम उसके लिए तैयार नहीं। एक पहलू। या दूसरा पहलू, एक चीज समझें, छोटे मोटे प्रयासों से आप छोटा मोटा डैमेज कर सकते, ठीक है? तो बिल्ली के गले में अगर घंटी बांधनी है तो कौन बांधने में सक्षम है? अगर जितने ब्रिक्स कंट्री पर जाकर के देखें, कौन सा देश है जो अमेरिका को चेक करने की स्थिति में है? चीन? नहीं, कोई डाउट नहीं। अब चीन के कंटेक्स्ट में बात करें, चीन की समस्या क्या है? चीन की अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, निर्यात पर आधारित अर्थव्यवस्था है, ठीक है? और ये जो बात हो रही है, इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा थी डॉलर के रिप्लेसमेंट के रूप में युआन की 2010-11-12 के आसपास। समझे? चीन डॉलर के विकल्प के रूप में युआन को नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? तो जैसे युआन को डॉलर के विकल्प के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा, युआन लगातार मजबूत होगा, युआन लगातार मजबूत होगा। और युआन अगर लगातार मजबूत होता है तो उसका चाइनीज एक्सपोर्ट पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा, प्रतिकूल असर पड़ेगा सीधे सीधे। और चाइनीज एक्सपोर्ट पर अगर प्रतिकूल असर पड़ता है तो धीरे 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 चाइना अपने एडवांटेजियस पोजीशन को क्या करेगा? लूज करेगा। बातें समझ रहे हैं या नहीं? अभी की स्थिति में चाइना ने लगातार डेप्रिसिएटेड पोजीशन में युआन को रखा है ताकि वो एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर सके, ताकि एक्सपोर्ट में उसका कॉम्पिटिटिव एज बना रहे। अब बातें समझ में आई या नहीं? नहीं तो वो छोटे मोटे प्रयास होते रहेंगे। दो देश आपस में एक दूसरे की करेंसी के माध्यम से करेंगे। और इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। हमने जो है डॉलर को बाईपास करके चीन को भी हम अदर करेंसी में हमने भुगतान की रणनीति अपनाई, फेल कर गई हमारी रणनीति, और अल्टीमेटली हमें वापस कहां लौटना पड़ा? डॉलर पर लौटना पड़ा। मेरी बातें समझ रहे हैं जो मैं कह रहा? अब इससे रिलेटेड एक न्यूज यहां पर भी मौजूद है आज के न्यू इंडियन एक्सप्रेस में, क्योंकि ये काम रोज तो नहीं कर सकता। आज के न्यूज़पेपर में जाकर के देखें, हेडिंग है चाइना एंड्स 2025 विथ रिकॉर्ड 1.2 ट्रिलियन ट्रेड सरप्लस डिस्पाइट ट्रंप टैरिफ जोल्ट। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी सबसे ज्यादा एग्रेसिव किसके अगेंस्ट है? चाइना के अगेंस्ट। और उसके बावजूद आप जाकर के देखें 1200 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस रहा 2025 में चाइना का। 1200 बिलियन डॉलर, दैट इज नियर अबाउट द ओवरऑल इंडियन ट्रेड। भारत का जो पूरा का पूरा फॉरेन ट्रेड है, अगर आप जाकर के देखें उससे कुछ ही कम होगा जितने का चाइना का ट्रेड सरप्लस है। अब मेरी बातें समझ में आ रही हैं ये? तो अगर आप इसके कंटेक्स्ट में जाएं, तो भारत का विकल्प अमेरिका के लिए चाइना नहीं हो सकता, किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता, क्योंकि आपको तो ये नहीं पता है कि चाइना के साथ अमेरिकन ट्रेड की क्या स्थिति है, अमेरिका की चीन पर कितनी निर्भरता है। और हमेशा चीन भारत से बड़ी चुनौती है अमेरिका के लिए। भारत की कोई वैश्विक महत्वाकांक्षा नहीं है,
भारत के भीतर हम विश्वगुरु जितना कर ले, भारत की कोई वैश्विक महत्वाकांक्षा नहीं है, ठीक है। और इसलिए भारत अमेरिका का विश्वस्त सहयोगी है। दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है उस तरीके से। जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है लिमिटेड है मिडिल ईस्ट रीजन तक या वेस्ट एशिया तक, नहीं, कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर अमेरिका के साथ हम सहयोगी भूमिका में हैं। अगर अमेरिका को भारत की जरूरत है चाइना को चेक करने के लिए, तो भारत को भी अमेरिका की जरूरत है चाइना को चेक करने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं, तो इस बात को आपको समझना होगा। केवल मतलब फ्लो में आकर के आप एक लाइन लिख देंगे, तो फ्लो में आकर के एक लाइन लिखने से समस्या समाप्त नहीं होगी, उसके दूसरे पहलू को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ऑटोमेटिकली अगर आप जाकर के देखें तो ये भी तो नहीं, और उसी के नीचे एक छोटा सा कॉलम है, गौर कीजिएगा, इंडियन एक्सपोर्ट टू चाइना राइज इन 2025 बट ट्रेड डेफिसिट हिट्स रिकॉर्ड हाई। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार का अगर आंकड़ा देखें तो व्यापार घाटा हमारा 2025 में 116 बिलियन डॉलर से अधिक हो चुका है। पिछले साल यह 99 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर था अप्रॉक्स, मतलब 17 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट 2025 में बढ़ा है, ठीक है। और अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, मैं देखने के लिए कह रहा, मैं समझने के लिए कह रहा, क्यों बार बार, अगर आप में से किसी को लगता है कि चुटका नोट्स के सहारे आप बीपीएससी क्वालिफाई कर लेंगे, तो अब ये बीते दिनों की बात हो गई। अगर आप में से किसी को लगता है वनडे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के सहारे आप पीटी आप क्वालिफाई कर लेंगे, तो दिमाग से निकाल दें। गलती से कभी पीटी हो भी जाए, मेंस तो भूल ही जाए। और अगर मेरी बातों पर आपको भरोसा ना हो तो जरा पता कीजिए, जिनके यहां हजारों में और लाखों में स्टूडेंट्स हैं, पता कीजिए 71वीं बीपीएससी पीटी में कितने लड़के वहां से क्वालिफाई किए हैं, कितने लड़के मेंस दे रहे हैं। आप ये पता कीजिए कि पटना का पीटी में रिजल्ट कैसा है इस बार। इससे बढ़िया गिफ्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता था पटना को। और कंप्लीट साइलेंस से है, कंप्लीट साइलेंस। अभी 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू करवा करके, मॉक इंटरव्यू करवा करके बायोडाटा और फोटो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि कल जब फाइनल रिजल्ट आए तो दिखाने के लिए हो कि हमारे पास इतने रिजल्ट नहीं, उसको हम भुना सके। अब बच्चा तो आ ही जाएगा, नहीं, अगर दरोगा में सफल बच्चों को बुलेट दे करके ऑर्गेनाइज किया गया, तो बीपीएससी में क्वालिफाइड बच्चों को 4 चक्का नहीं दिया जा सकता है। अगर हम आपसे 400 करोड़ कमा रहे हैं तो 1, 2, 3 करोड़ खर्च कर देने में क्या जाता है हमारा, क्योंकि फिर वो 1, 2, 3 करोड़ क्या करेगा, 400 करोड़ का आधार तैयार करेगा। और अब थोड़ी सी उपभोक्ता अदालत एक्टिव भी हुई है, नहीं, जैसे न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे तो 11 करोड़ का फाइन दिल्ली के लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट पर किया गया फर्जी विज्ञापन के मामले में। लेकिन उस 11 करोड़ से के फाइन से क्या होगा,
उस 11 करोड़ की जगह जो है उसकी बदौलत उन्होंने 1000 करोड़ कमा लिया। तो 11 करोड़ देने में कोई दिक्कत होगी उनको? नहीं। और पेपर में न्यूज भी छपेगा तो छोटे से कॉलम में बात आई गई, खत्म हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है उन चीजों को पकड़ने की कोशिश करें। अब फिर आप देखेंगे 4 न्यूज अभी तक इंडिकेट कर चुका नहीं। शानदार पेज है इंडियन एक्सप्रेस में, शानदार पेज है, एक्सप्लेन्ड का जो पेज आता है। और एक्सप्लेन्ड वाले पेज में अगर आप जाकर के देखें तो आप क्या पाएंगे? जियो पॉलिटिक्स पर एक आलेख है, यूएस ऑप्शंस इन ईरान कुड अनसेटल रीजन हर्ट इंडिया। नहीं, वेनेजुएला के बाद अगले निशाने पर कौन है? ईरान है। नहीं, और अभी अभी थोड़ी देर पहले हमारी आपके साथ चर्चा चल रही थी। उस चर्चा के क्रम में हमने क्या कहा? इस चर्चा के क्रम में हमने कहा कि वेस्ट एशियन रीजन में, गल्फ रीजन में, मिडिल ईस्ट रीजन में हमारे इंटरेस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में है। वो कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में है, समझे? और अभी अमेरिका के बर्ताव को देखेंगे ट्रंप 2.0 में। ट्रंप 1.0 की भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी, लेकिन ट्रंप 2.0 की स्थिति में देखेंगे तो अमेरिका का रवैया, अमेरिका का व्यवहार किस तरह का है? पागल हाथी वाला, मदमस्त हाथी वाला। नहीं, जिस मदमस्त हाथी को आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, उसको चेक करना होगा। पिलेमान को गजारा मारना होगा माथे पर। जब तक वो गजारा नहीं लगेगा तब तक वो मानने वाला नहीं। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा कि अगर आप जाकर के देखें तो 1930 के दशक, अगर इतिहास आपने पढ़ा है 1930 के दशक को याद करें। हिटलर बढ़ा चला जा रहा था और उस समय सबसे बड़ी शक्ति कौन थी? ब्रिटेन सबसे बड़ी शक्ति थी। यूएसए तो इमर्ज कर रहा था, उस समय बड़ी शक्ति बनी नहीं थी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के उभार की प्रक्रिया शुरू होती है। और दूसरी चीज आप देखेंगे, उस समय यूएसए जो है वैश्विक आर्थिक महामंदी की चुनौतियों का सामना करने में लगी थी। उसने जबरदस्त झटका दिया था अमेरिका को। तो अगर आप जाकर के देखें तो ब्रिटेन जो है, हिटलर की जो विस्तारवादी आकांक्षा थी, आक्रामक विस्तारवाद हिटलर का जो था, उसकी व्याख्या ब्रिटेन ने क्या की, किस रूप में की? तो ब्रिटेन के द्वारा उसकी व्याख्या की गई कि यह जर्मनी का आहत राष्ट्रवाद है। इट वॉज हर्ट नेशनलिज्म ऑफ जर्मनी फॉर विच रीजन हिटलर इज डूइंग सो। तो ब्रिटेन को लगा कि अगर आहत राष्ट्रवाद को स्पेसिफाई किया जाए, अपीज किया जाए, तो धीरे धीरे हिटलर ऐसा करना बंद कर देगा। और एक कहावत सुनी है, अब तो सेक्शन सी निबंध में पूछी जाती है ना, बिहार की लोकप्रिय कहावतें। तो एक कहावत है, कोई लाजे लजाए, कोई सोचे हमरा डरे से डराए। कोई लाजे लजाए, कोई सोचे हमरा डरे से डराए। नहीं,
ये आक्रामक विस्तारवादी आकांक्षा है हिटलर की। ब्रिटेन को लग रहा है हम एपीज कर सकते, ब्रिटेन एपीजमेंट की कोशिश में लगा, और ब्रिटेन की एपीजमेंट की हर ऐसी कोशिश हिटलर की आक्रामक विस्तारवादी आकांक्षा के लिए किसका काम कर रही है? एज ए कैटलिस्ट का काम कर रही है, उसको फिल अप करने का काम कर रही है। और 1939 तक आते आते ब्रिटेन मजबूर हो गया हिटलर को रेस्पॉन्ड करने के लिए। जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन का धैर्य जवाब दे गया और वहां से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। बातें मेरी समझ? तो यद्यपि वो सिचुएशन नहीं आएगा, क्योंकि साल भर इसी में गुजर गए ट्रंप के, 3 साल ही बचे हैं नहीं। लेकिन ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को ये इन्होंने डिस्टर्ब तो कर दिया है नहीं, और वर्ल्ड ऑर्डर में इन्होंने जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट किया है उसके पीछे का कारण जानते हैं? उसके पीछे कौन सी चीज काम कर रही है जानते हैं? दरअसल अमेरिकन इकोनॉमी अंडर प्रेशर है। अमेरिकन इकोनॉमी अंडर प्रेशर है, और अंडर प्रेशर अमेरिकन इकोनॉमी को सपोर्ट करना है। यह सपोर्ट कैसे होगा? नहीं तो अगर वर्ल्ड ऑर्डर को हम डिस्टर्ब कर देते तो सेंस ऑफ फियर बढ़ेगा दुनिया के देशों में या कम होगा? सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। और जब सेंस ऑफ फियर बढ़ेगा, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़ेगी नहीं, तो क्या कीजिएगा? ठंड जब आने वाली हो तो क्या करते हैं? सारा ट्रंक से स्वेटर कंबल निकालते, देखते हैं कि पिछला साल वाला हो रहा है या नहीं, करते हैं या नहीं? और अगर नहीं होता तो मार्केट जाके खरीदते हैं ना, नहीं, ताकि ठंड से मजबूती से मुकाबला किया जा सके। अब तो देख रहे हैं कि ठंड से मजबूती से मुकाबला करने के लिए जो है क्लास को भी टाटा बाय बाय कर देते नहीं, सोचते हैं घरे में कंबल में या रजाई में लिपट करके क्लास कर लिया जाए। क्या निधि? नहीं। तो अगर आप जाकर के देखें तो जैसे सेंस ऑफ फियर बढ़ेगा, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़ेगी कि तो दुनिया के देश जो है ऑटोमेटिकली उसको रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। कैसे? अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को एक्सपेंड करके, स्ट्रेंथन करके। और जैसे डिफेंस कैपेबिलिटी को वे एक्सपेंड करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, तो हथियारों के बाजार में क्या होगी? तेजी आएगी। और हथियारों के बाजार पर किसका कब्जा है? अमेरिका का कब्जा है। तो अमेरिकन डिफेंस कंपनियां जो हैं, नहीं, अमेरिकन डिफेंस सेक्टर को इससे मजबूती मिलेगी, और अमेरिकन डिफेंस सेक्टर की यह मजबूती क्या करेगी? अमेरिकन इकोनॉमी की स्ट्रेंथन, रिवाइवल और उसकी स्ट्रेंथनिंग को इंश्योर करने का काम करेगी। सारा खेल समझ में आया? अब सर एक और आर्टिकल था कि यूएस जो है उसका इकोनॉमी जो है वो बहुत सैचुरेट कर चुका है, इसलिए भी वो ये सब कर रहे हैं। हाँ हाँ, और अभी वहां अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है। धीरे धीरे आप देखेंगे जब इकोनॉमिक ग्रोथ सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचता ना, तो ठहराव की स्थिति, तो ठहराव की उस स्थिति में हम क्या करते? नए बाजार की तलाश करते। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना है और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है।
अब इस ठहराव की स्थिति में क्या हो रहा, अमेरिकन्स की आय प्रभावित हो रही है, देख आय प्रभावित हो रही है, वहां जॉब क्रिएशन प्रभावित हो रहा है, नहीं खर्च का दबाव बढ़ता जा रहा है। और इसलिए अगर अमेरिका में जाकर के देखें, और अमेरिका में ही नहीं पूरी दुनिया में जाकर के देखें, राइट विंग नेशनलिज्म का उभार एक ग्लोबल फिनोमेनन है। दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद का उभार एक ग्लोबल फिनोमेनन है। लोकल वर्सेस आउटसाइडर, लोकल वर्सेस इमिग्रेंट्स के बीच का कन्फ्लिक्ट हर जगह बढ़ रहा है। यह अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट की बार बार जो बात की जा रही है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, इसकी जो बात की जा रही है वो क्यों बात की जा रही है? लोगों को रियल इशू से, रियल प्रॉब्लम से डाइवर्ट करने के लिए ये सारी बातें की जा रही है। कभी वेनेजुएला, कभी ईरान, ये श्रृंखला खत्म नहीं होगी। क्या? हाँ अभी लंबी श्रृंखला होगी। आप जाकर के देखें, मैं एक और रेफरेंस दूंगा, यूक्रेन क्राइसिस। यूक्रेन क्राइसिस से बतला सकते फायदा किसको किसको है और घाटा किसको किसको है? यूएस को फायदा है, काफी ज्यादा डिफेंस डील हुआ है, टर्की को भी फायदा है, डिफेंस का ड्रोन जाता है। उसके बाद इंडिया को लॉस है क्योंकि फिर अफ्रीका को लॉस है क्योंकि जो व्हीट बास्केट कर रहा था वहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ गया है। बेसिकली अगर आप जाकर के देखें, मेजर कंट्री में देखें तो अमेरिका और चाइना लार्जेस्ट बेनिफिशियरीज हैं और लार्जेस्ट लूजर कौन है? रसिया और यूक्रेन, ये लार्जेस्ट लूजर है। इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट इसलिए है, उसके पीछे अगर आप जाकर के देखें तो यूक्रेन क्राइसिस के बाद आप देखेंगे ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन की स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। और स्पेशली अगर आप जाकर के देखें 2-3 कंटेक्स्ट, जैसे फर्टिलाइजर की कीमतों में भी उछाल दिखेगा तो इसका घाटा है भारत को, ठीक है। तेल की कीमतों में उछाल दिखेगा तो घाटा है भारत को। लेकिन गेहूं की कीमतों में जो उछाल आया है तो इसका फायदा भारतीय किसानों को है, भारतीय किसानों को इसका फायदा मिल रहा है। मतलब करीब करीब आफ्टर 1 डिकेड यूक्रेन क्राइसिस के बाद मैं देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं, भारत में अगर गेहूं और धान की कीमतों को देखें, बाजार कीमत को, तो वो एमएसपी से ज़्यादा है, एक लगभग 1 डिकेड के गैप के बाद। अदरवाइज देखेंगे अभी 2 से 3 रुपया ज़्यादा है। और 2022 के पहले की बात करूं, यूक्रेन क्राइसिस के पहले की बात करूं, तो वहां पर जो सिचुएशन था करीब करीब 2 से 3 रुपया नीचे था, नीचे थी कीमतें। तो ये रुक करके समझने की जरूरत है। आप लोग जो सोचते हैं कि कहीं से नोट्स मिल जाएगा, हम पढ़ लेंगे, हम सोच लेंगे, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बार बार मैं कहता हूं पेपर पढ़िए, पेपर पढ़िए, पेपर पढ़ने की आदत डालिए, इसीलिए कहता हूं। तो वो आलेख देखें, नहीं, दूसरा एक आलेख है, ट्रंप टैरिफ्स कट चाइना सरप्लस विथ यूएस एंड मेड इट द वर्ल्ड्स हेडेक। अब फिर देखें, इस चीज को समझिए।
नहीं, अगर आप जाकर के देखें तो 2008-9 की जो मंदी थी, देखिए होता क्या है, कोई भी टॉपिक आप डिस्कस करते हैं तो वो केवल टॉपिक नहीं होता है, जब कंप्रीहेंसिवली कवर करते हैं तो लगभग हर पॉसिबल डायमेंशन उसके अंतर्गत क्या होते, समाहित होते चले जाते हैं। अगर आप जाकर के देखें तो जो आंकड़ा यहाँ पर है, 2024 में अमेरिका के साथ चाइना का ट्रेड सरप्लस जो है $327 बिलियन का था। $327 बिलियन, हाँ, और 2025 में वो घट करके $257 बिलियन रह जाता है। मतलब करीब करीब अगर आप जाकर के देखें $70 बिलियन के ट्रेड सरप्लस की गिरावट आती है। देखिए आपको इमेजिन करना होगा कि अगर पीटी में ही प्रश्न पूछा जाएगा तो कहां से पूछा जाएगा। अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है उसमें गिरावट आई, एकमात्र ऐसा देश है। और जितने भी देश हैं उनके साथ चाइनीज ट्रेड का सरप्लस बढ़ा है। जितने देश हैं, वो पूरा का पूरा आलेख इसी पर केंद्रित है। अब आप समझने की कोशिश करें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके दो मतलब हैं। क्योंकि ये जो चाइनीज ट्रेड सरप्लस विथ अमेरिका, और ये चीज विश्वजीत जी गौर कीजिएगा, क्योंकि आप ही इंडिया को चाइना के जरिए रिप्लेस करवा रहे थे अमेरिका के साथ ट्रेड में। अगर आप जाकर के देखें तो इसके पीछे प्राइम रीजन क्या है, टैरिफ इंक्रीज की ट्रंप की जो नीति रही, निश्चित तौर पर ट्रेड सरप्लस में कमी आई। चाइना ने इस चुनौती का मुकाबला कैसे किया, तो अगर आप जाकर के देखें, चाइना ने इस चुनौती के मुकाबले के लिए अपने एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करने का काम किया। आंकड़े यही बतला रहे हैं ना, अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में कमी, अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में कमी और शेष दुनिया के साथ ट्रेड सरप्लस में वृद्धि। अब इस पर भी एक आंकड़ा लिख लें, 2024 में चाइना का ट्रेड सरप्लस $885 बिलियन का था, $885 बिलियन। और 2025 में चाइना का ट्रेड सरप्लस जो है वह $1076 बिलियन हो जाता। 1076 बिलियन इस आंकड़े के हिसाब से, मतलब ट्रेड सरप्लस चाइना का $191 बिलियन बढ़ जाता है। और यह वृद्धि कब है, जब अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में 70 बिलियन की गिरावट है। अब बातें समझ में आई। अब यह एक नए क्राइसिस की ओर इशारा कर रहा है, और वह नया क्राइसिस क्या है, वह नया क्राइसिस है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, ग्लोबल सप्लाई चेन पर चाइना का कंट्रोल जो है लगातार बढ़ रहा है, लगातार मजबूत हो रहा है, और ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है।
दुनिया के लिए क्यों नहीं अच्छा है? रोक सकता है रॉ मटेरियल। दो कंटेक्स्ट में यह अच्छा नहीं है। पहला कंटेक्स्ट जो उभर करके आता, वर्ल्ड ऑर्डर के लिए यह अच्छी चीज नहीं है। नहीं, यह बढ़ती हुई डिपेंडेंस, चीन पर बढ़ती हुई निर्भरता सप्लाई चेन के संदर्भ में, यह कहीं न कहीं चाइना को डिप्लोमेटिक एडवांटेज की स्थिति में पहुंचाएगी। और दूसरी चीज अगर आप जाकर के देखें तो यह ग्लोबल इकोनॉमी के रिस्क, ग्लोबल सप्लाई चेन के रिस्क को मैक्सिमाइज करने का काम करेगा। चाइना अगर प्रभावित होती है तो पूरी की पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होंगी। और अगर आपको ध्यान हो, तो 2008-9 की जो आर्थिक मंदी थी, जिसकी शुरुआत अमेरिकी वित्तीय संकट से होती, वह वित्तीय संकट वैश्विक वित्तीय संकट में तब्दील होता, और वह वित्तीय संकट अमेरिकी वैश्विक आर्थिक मंदी में तब्दील होता है। तो वहाँ के लेसन्स क्या थे? वहाँ का लेसन था कि अगर ऐसे संकट से बचना है तो हमें ग्लोबल सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना होगा। एक लेसन ये था। यहां पर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है या सप्लाई चेन पर चाइनीज कंट्रोल बढ़ता जा रहा है? इसका मतलब क्या है? हमने वैश्विक आर्थिक 2008-9 की वैश्विक आर्थिक मंदी से हमने कोई लेसन नहीं लिया। उसका सिंपल मतलब है, सिंपल मतलब उसका है। दूसरा अगर आप जाकर के देखें तो उसका लेसन क्या था, मैसेज था। अमेरिका के लिए अलग मैसेज था वैश्विक मंदी का, और चीन के लिए अलग मैसेज था। अमेरिका के लिए मैसेज था कंजम्प लेस सेव मोर, अपने उपभोग को कम करो और बचत को बढ़ाओ। और चीन के लिए मैसेज क्या था? सेव लेस कंज्यूम मोर, अर्थात बचत को कम करो, खर्च को बढ़ाओ, उपभोग को बढ़ाओ। लेकिन देखिए उसके संदर्भ में भी कोई मैसेज मिलता हुआ दिख रहा है किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से कहीं भी? अब बातें समझ में आई या नहीं? तो अगर आप जाकर के देखें तो पिछले 1.5 घंटे से केवल आज के 2 पेज को ब्रीफ किया इंडियन एक्सप्रेस के, जस्ट ये बतलाने के लिए, और लगातार मैंने इंडिकेट किया और उसके जरिए ये बतलाने की कोशिश की कि कैसे पेपर रीडिंग पीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है और इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण है। अभी जो इंटरव्यू का सेशन है, और जब तक जिस कंप्रिहेंसिव मैनर में चीज़ों को मैंने आपके सामने रखा, ठीक है, शायद इतने आसान तरीके से मैं नहीं रख पाता अगर इस टॉपिक को प्रॉपरली मैं पढ़ करके आपके साथ डिस्कस करता। नहीं, चूंकि केवल हेडिंग को पिक किया है और उसको एक्सप्लेन करते चला गया हूं, तो चीजें आपको थोड़ी सी आसान लगी होंगी। बातें समझ में आई? तो इसलिए मैंने कहा अप्रोचेज बदलें। अगर अच्छा करना चाहते, इस चीज को समझें, आपका कंपटीशन आज वनडे एग्जाम की तैयारी करने वालों से नहीं है। आपका कंपटीशन, लिख करके मेरी बात रख लीजिए, और जैसे जैसे टाइम पास होगा, मेरी बात ध्यान रखेंगे, मेरी बातों
की अहमियत बढ़ती चली जाएगी। नंबर 1, आपका कंपटीशन जो है यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों से है आज के डेट में, और बीपीएससी जिन बदलावों की ओर अक्सर है, आपके लिए स्पेस सीमित होगा, यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए स्पेस क्रिएट होगा। तो अगर आपको सरवाइव करना है चेंजिंग पैटर्न के साथ, तो उसके लिए आपको उनसे मैच करना होगा, compete करना होगा। नंबर 2, आपका कंपटीशन जो है इंग्लिश मीडियम के बच्चों से है। ये बातें हिंदी मीडियम वालों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से बीपीएससी के फाइनल रिजल्ट को आप देखें तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हिंदी मीडियम वाले बच्चों की संख्या लगातार श्रिंक कर रही है। जो काम यूपीएससी में आज से 12-13 साल पहले हो रहा था, वो अब बीपीएससी में हो रहा है। तो अगर हिंदी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ compete करना है, तो न्यूज़पेपर मैगजीन से लेकर के नोट्स और मटेरियल तक आपको बदलने होंगे। इन तमाम स्तरों पर आपको ऐसे मटेरियल्स को प्रीफर करना होगा, ऐसे न्यूज़पेपर को प्रीफर करना होगा, ऐसे मैगजीन को प्रीफर करना होगा, ऐसे सोर्स को आइडेंटिफाई करना होगा जो इंग्लिश मीडियम के मटेरियल्स के साथ एट पार हो, उनके साथ मैच कर सके, और ऐसे कोचिंग को प्रीफर करना होगा। स्पष्ट शब्दों में अगर कोचिंग जाते हैं तब, अदरवाइज बहुत लोग तैयारी करने आते हैं और तैयारी करके चले जाते हैं। तीसरी चीज, आपको उन बच्चों से compete करना है जो बच्चे प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। जो बच्चे प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पता चला एमबीए किए हुए है, कोई पता चला लॉ किए हुए है, समझिए। तो जनरल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे अपने कैरियर को लेकर इनसिक्योर होते। प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आने वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें अपने कैरियर को लेकर के सिक्योरिटी होती है। तो ये बातें आपको समझनी होगी। और हमेशा मेरी एक बात, लास्ट बट नॉट लेस्ट, एक बात मेरी लगातार ध्यान रखेंगे, ध्यान ये रखेंगे कि चेंज जो है आपको आबाद भी कर सकता है, बर्बाद भी कर सकता है। चेंज हमेशा चैलेंज होता, चुनौती के रूप में होता है बदलाव। और अगर आप चेंज को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते, चैलेंज के रूप में लेते हुए, तो उसको चैलेंज को आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं, और अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हुए आप उसको कैपिटलाइज करवाते हैं अपनी फेवर में। और अगर चेंज के प्रति नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उस स्थिति में चेंज आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता, और वो चेंज आपको डिस्ट्रॉय करता है। और चॉइस इज योर्स, चुनाव आपका है। क्लियर? हर्षित, तुम इमीडिएटली मुझसे मिलोगे, और मुझे लगता है तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी होगी मुझे एक बार, ठीक है? आप इमीडिएटली मुझसे मिलेंगे। बातें मेरी समझ में आई या कोई दिक्कत? तो कम से कम आज का मैसेज सिर्फ एक है, गो एंड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स। आदत डालें, कंप्लेसेंसी छोड़ें,
डू जस्टिस विथ योर रोल। आज इतना ही रहने दो, कल फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। ले दो दिन टाइम समझ